Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we'll be talking about the revolutionaries, the age of revolutionaries and the romanticism. Continuing with our very first chapter of history, before I start today's video, let me give you a quick revision that we have done till now. सबसे पहले हमने पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइट? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हमने, नेपोलियनिक कोड के बारे में पढ़ा. Then we have seen what role did the liberals played. Liberal nationalism कैसे आया, and then how did the power changed and it again went back to the new conservatives after 1815, right? New conservatives कौन है? कंजर्वेटिव्स जो पुराने ख्यालात वाले हैं, जो पुरानी चीज़ें चाहते हैं. बट 1815 के बाद न्यू कंजर्वेटिव्स आए. न्यू कंजर्वेटिव्स कौन थे? जो पुराने इंस्टीट्यूशंस को भी सिक्योर करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, प्लस मॉडर्न चेंजेस भी लाना चाहते हैं, राइट? सो बाय नाउ हमें इतना पता है स्टोरी के अंदर कि पावर किसके हैंड्स में है? इन द हैंड्स ऑफ न्यू कंजर्वेटिव्स, राइट? सो दो लोगों की बात हो चुकी थी, अब बचे थे रेवोल्यूशनरीज. तो लेट्स सी रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया. टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशनरी, पहले वर्ड को समझेंगे. रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं बच्चों? रेवोल्यूशनरी जो किसी भी नेशन के लिए, चाहे वो हमारा है या कोई और देश है, अपने नेशन के कॉज के लिए काम करे, दैट विल बी कॉल्ड एज रेवोल्यूशनरी. अगर मैं बोलूँ हमारे टाइम में रेवोल्यूशनरी कौन हो सकता है हमारे नेशन में, बिकॉज वी एज इंडियंस टेक आवर नेशन वेरी वेरी सीरियसली, राइट? इंडिया की बात आती है, हमारी नेशन की बात आती है, तो हम क्या, वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड. सो वी विल बी कंसिडर्ड एज रेवोल्यूशनरी, क्योंकि हम इंडिया के लिए, इंडिया के कॉज के साथ, हम इंडिया के नेशन के साथ खड़े हैं, राइट? सिमिलरली अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरीज की, जो अब चेंज लेके आएंगे, राइट? रेवोल्यूशन इज ब्रिंगिंग अ चेंज. सो क्या हुआ ड्यूरिंग 1815? न्यू कंजर्वेटिव्स आ चुके हैं, उनके पास पावर है. इस ईयर को हम बोलेंगे द ईयर ऑफ रिप्रेशन. ईयर ऑफ रिप्रेशन क्या होता है बच्चों? रिप्रेस करना मतलब दबाना. सो ईयर ऑफ रिप्रेशन इसलिए बोला गया है बिकॉज इस टाइम पे जो भी लोग थे, जो भी पीपल थे हु वर अगेंस्ट द न्यू कंजर्वेटिव्स, ओके, अगर किसी ने आवाज़ उठाई, बोला कि ये रूल अच्छा नहीं है, सरकार अच्छा नहीं कर रही है, न्यू कंजर्वेटिव्स के लॉज वगैरह समझ नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा रूल नहीं करे. सो ऑल ऑफ दिस अगर कहीं से सुनाई देता उनको, तो न्यू कंजर्वेटिव्स उनको रिप्रेस कर देते थे, दबा देते थे, मार देते थे, जेल में डाल देते थे. सो दे वर रिप्रेसिंग द पॉपुलेशन देयरफॉर, क्योंकि लोगों को दबा रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे, therefore 1815 is considered as the year of repression. Okay, अब आपको पता चल रहा है कोई रूल अच्छे से नहीं चल रहा है, लोग परेशान हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट निकलेगा. Therefore, what happened here during 1815? The formation of secret society started happening. Secret society मतलब छुपी हुई चीज़ें होने लगी. लोगों ने सोसाइटीज़ बनाई हुई थी which were underground. Secretly people were getting together, discussing how to overcome the rule of this new conservators, right? So formation of secret societies होने लगी. And formation of secret society कौन कर रहे थे? किन लोगों का बर्थ होगा यहाँ? The birth of कौन लोग होंगे यहाँ? यहाँ बर्थ होगा रेवोल्यूशनरीज का. These will the people who will be forming the secret societies and will be working for the change, right? So revolutionaries यहाँ क्या कर रहे थे? They were committed to oppose मतलब किसके खिलाफ जाएंगे? मोनार्कीज. जो न्यू कंजर्वेटिव्स अभी पावर में है, जो मोनार्की फिर से बताया था ना, बॉर्बन डायनेस्टी फिर से पावर में आ गई है, तो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनके रूल के खिलाफ, दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूल ऑफ दिस न्यू कंजर्वेटिव्स और द मोनार्कीज, राइट? और हमें एक और क्वेश्चन यहाँ से याद करना चाहिए. लेट्स कनेक्ट बैक प्रीवियस वीडियो. ओके, एक बात याद करो, मोनार्की, बॉर्बन डायनेस्टी कब रीएस्टेब्लिश हुई थी? आफ्टर द वियना कांग्रेस मीटिंग, राइट? तो ये वियना ट्रीटी जब साइन हुई थी, उसी के बाद तो फ्रांस के अंदर फिर से मोनार्की रूल आया था. तो 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए प्रिपेयर कर लेना, आएगा ही आएगा. 99% चांसेस है 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि
who hosted the Vienna Treaty. Okay, हमने पढ़ा था ना कल. And he was none other than the Austrian Chancellor Duke Metternich. बोला था ना इस नाम को याद रखना. ये इसको याद रखना इतना ज़रूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि अब कमिंग चैप्टर में जब हम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो ड्यूक मेटरनिच क्या है अपने व्यू पॉइंट देंगे, उनका नाम बारी बारी आएगा, राइट. तो इनको याद रखना. जो वियना ट्रीटी हुई थी कहाँ हुई थी? वियना में हुई थी. ओके, एंड किसने होस्ट की थी? द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, राइट. और उसके बाद ही फ्रांस में फिर से क्या आ गई थी? मोनार्की का रूल आ गया था, राइट. अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज क्यों आए थे? ताकि वो उनको अपोज कर सके, मोनार्की के अगेंस्ट जा सके, ठीक है. दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूल ऑफ मोनार्की एंड उनका मेन मोटिव क्या था? टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. मतलब हमें उनको आज़ादी चाहिए थी, खुल के जीने की राइट चाहिए था, राइट. सो दे वर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम. एंड टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशनरी, one of the important personality during this time was Giuseppe Mazzini. ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. अब इनका क्या रोल है? जो इटली है बच्चों, इटली जो है कुछ ऐसी शेप में है इटली, और इसकी टेरिटरीज ऐसे अलग अलग है. ओके, उस टाइम में भी इटली के जैसे नॉर्थ वाले पार्ट में कोई और रूल कर रहा है, सेंट्रल रीजन में कोई और रूल कर रहा था, सदर्न रीजन में कोई किसी और का रूल है. ये बाहर वाले जो पार्ट्स थे, जो अलग अलग छोटे छोटे पीसेस थे, यहाँ किसी और का रूल था. ओके, जगह एक है, रीजन एक है, दिस इज ऑल इटली, बट रूल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 जन डिफरेंट रूल कर रहे हैं, एंड मेनी मोर लाइक दिस. ओके, सो क्या हुआ जब गिउसेपे मैज़िनी आए हैं? ही इज अ रेवोल्यूशनरी हु वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज, एंड बेसिकली उनका मोटिव ये था कि ये जो यूनिफिकेशन होनी चाहिए इटली की, ये जो टुकड़ों में बटे हुए फ्रेगमेंटेड है ये जो इटली, इसको हटा दें एंड एज अ होल इटली हैज अ होल, एक पूरा एक नेशन, दिस शुड बी वन नेशन. ओके, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है. ये चाहते थे ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो. पढ़ेंगे इसके बारे में भी इन माई कमिंग वीडियो. सो टॉकिंग अबाउट गिउसेपे मैज़िनी, he was a revolutionary at that time. He was born in Genoa, Italy, right? And he was sent to exile in 1831. क्यों इसको exile मतलब देश निकाला दे दिया? क्यों? क्योंकि he was attempting to bring a revolution in the Liguria region of Italy. Okay, इन्होंने एक revolution लाने की कोशिश की in 1831. उन्होंने क्या सोचा कि थोड़ा सा चेंज लाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, कि इकट्ठा किया जाए, बट हिज रेवोल्यूशन फेल्ड, एंड ड्यू टू विच जो मोनार्की वहाँ थी उनको अलर्ट मिल गया कि दिस मैन इज बिकमिंग अ डेंजर फॉर आवर रूल. तो उन्होंने उसको देश निकाला दे दिया. ही वाज सेंट टू एक्साइल इन 1831. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ गिउसेपे मैज़िनी, he has also led to the formation of secret society. अभी बात की थी ना कि जब ईयर ऑफ रिप्रेशन चल रहा था, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज चल रही थी. गाइज अगेन लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली, लर्न इट, मार्क इट, राइट डाउन इन योर बुक, वट एवर यू फील लाइक, बट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. So another 1 mark probable question from this section is, name the societies that was formed by Giuseppe Mazzini, right? So 1 mark के लिए आ सकता है. तो name of the society formed by him was Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. Okay, so ये 2 सोसाइटी के नाम है, Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आ सकता है. बच्चों इसको अच्छे से कर लेना, सोसाइटी के नाम याद होने चाहिए. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके पीछे? सिंपल है, रेपिटेटिव है, ठीक है. यंग तो दोनों सोसाइटी में रहेगा, यंग तो लर्न ही कर लो. ये सोचना है कि ना गिउसेपे मैज़िनी कौन है? बड़े यंग से इंसान थे, तो यंग सोसाइटी बनाएंगे. एक खुद इटली से थे तो इटली में बनेगी एक, और फिर दूसरे पार्ट ऑफ, ये तो है ना एक ही जगह लिखे आएंगे, तो कुछ बाहर भी जाएंगे तो यूरोपियन रीजन में भी बनाएंगे, ठीक है. तो यंग इटली इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न. आई होप अगर अब आपसे कोई पूछेगा नेम द 2 सोसाइटीज फॉर्म्ड बाय गिउसेपे मैज़िनी, you will quickly answer and I am sure you will not forget it. Young Italy and Young Europe. आपको 2 फैक्ट पता चल रहे हैं यहाँ से, that एक तो गिउसेपे मैज़िनी इटली से था, राइट,
और काफ़ी यंग थे, तो उससे आप इसको ऐसे लिंक अप करके चीज़ों को लर्न कर सकते हो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द आइडिया, गिउसेप्पे मैज़नी क्यों चेंज लाना चाहते थे, क्यों एक रेवोल्यूशनरी कहलाए, राइट? तो इसका पीछे का रीज़न क्या है, आइडिया क्या था उनका, व्हाट वर द थिंग्स ही वाज बिलीविंग इन, किस चीज़ में बिलीव करते थे? दैट ही सेड, I believe that God has intended the nations to be natural unit of mankind. वो बोलते हैं कि भगवान ने जो ये देश बनाए हैं वो नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड की, इनको अलग अलग डिवाइड करके रहना इज नॉट मेंट टू बी। तो भगवान ने ही इनको एक नेचुरल यूनिट की तरह बनाया है, तो व्हाई आर वी द ह्यूमन बीइंग्स डिवाइडिंग द एंटायर टेरिटरी इनटू डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट, राइट? सो उनका आइडिया था कि जो ये नेशन है, जो इटली का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इट वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, राइट? तो वो चाहते थे कि एज अ नेशन सब रीजन, सब पार्ट्स एज दे शुड कम टुगेदर एंड दे शुड एग्जिस्ट एज अ नेशन टुगेदर। ओके, देयरफॉर आइडिया भी इंपॉर्टेंट है कि नेशंस को नेचुरल यूनिट की तरह एग्जिस्ट करना चाहिए। सो फिर से यहाँ एक आ जाती है बात, मेटरनिच। कौन है मेटरनिच? जिन्होंने वियना ट्रीटी होस्ट की थी, याद है आई होप। ओके, तो ये याद दिलवाती रहूंगी क्योंकि ये भी 1 मार्क में आता है बच्चों, हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना, राइट? सो इन्होंने क्या बोला, द मोस्ट डेंजरस आर्मी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। किसको बोला है मोस्ट डेंजरस? गिउसेप्पे को बोला है इन्होंने, बोला कि गिउसेप्पे सबसे ज्यादा डेंजरस आर्मी है, जो ये रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है, जो चेंज लाना चाहता है, ये हमारा सबसे बड़ा एनिमी है सोशल ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि ये लोग तो रूल कर रहे थे उस टाइम पे, मोनार्की न्यू कंजर्वेटिव्स को दे दी थी इन्होंने पावर, तो अब गिउसेप्पे आके उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो मेटरनिच को लगा गिउसेप्पे इज द मोस्ट डेंजरस आर्मी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ओके, so now let's discuss the next subtitle in your book, which is all about the age of revolution. Okay, तो age of revolution कौन से टाइम पीरियड को बोला जाता है? It is the time period of 1838 to 1848. Okay, तब changes आएंगे। So guys, before we move ahead, let's quickly take a quick revision कि क्या कुछ होता आया है। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद नेपोलियन का रूल कैसे आया, फिर उसके बाद नेपोलियन को हटा के कैसे लिबरलिज्म, नेशनलिज्म आया, फिर हमारे न्यू कंजर्वेटिव्स के रूल आते हैं, राइट? न्यू कंजर्वेटिव के बाद पूरा कंजर्वेटिव एरा चलता है, और कंजर्वेटिव एरा के बाद जब हम देखते हैं ईयर ऑफ रिप्रेशन जो चल रहा है, उस टाइम न्यू सीक्रेट सोसाइटीज आती हैं, न्यू रेवोल्यूशनरीज आते हैं। ओके, तो फिर आते हैं रेवोल्यूशनरी, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले इसके रिगार्डिंग अनदर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी हुई है गाइस। ये जो मेटरनिच की जो स्टेटमेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, तो इससे बोला व्हेन फ्रांस स्नीजेस यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। सो आपको पता चला होगा कि फ्रांस एज अ रीजन, एज अ प्लेस, एज अ नेशन इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, हाउ इम्पॉर्टेंट इज फ्रांस। भाई अगर फ्रांस को छींक आती है तो सबको जुकाम पकड़ जाता है। सो दिस इज अगेन अ प्रोबेबल 1 मार्क क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट जो ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछी जाती है, राइट? सो दिस वाज अगेन गिवन बाय मेटरनिच इन टर्म्स ऑफ फ्रांस। तो अभी हम फ्रांस की ही बात कर रहे थे, राइट? तो फ्रांस में क्या हुआ इन जुलाई 1830? इन जुलाई 1830 फ्रांस में एक अपहीवल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हुआ, लुइस फिलिप को इंस्टॉल किया जाता है यहाँ एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। मतलब उन्होंने बोला किंग तो रहेगा, न्यू कंजर्वेटिव्स आए हैं, मोनार्की के तो वापस आएगी, तो वो किंग तो यहाँ रूल करेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज, क्योंकि न्यू कंजर्वेटिव्स है तो न्यू आइडियाज भी लेंगे। देयरफॉर दे टर्म्ड इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ऐसा राजा which will function according to the constitution, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई उन्होंने। अब क्या हुआ, इस चीज की वजह से फ्रांस में देयर वाज अ अपहीवल, वहां लोग बहुत हड़बड़ा रहे थे, भाई ये सब चीजें क्या हो रही है। नाउ
आप देखोगे जो फ्रांस है, सपोज दिस इज फ्रांस, ओके, ये फ्रांस वाला रीजन है, इसके टुवर्ड्स द सदर्न साइड हियर, यहाँ हमारा बेल्जियम लगते है कंट्री, राइट। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया। तो अगर सोचो, अगर किसी नेशन में यहाँ अगर रेवोल्यूशन चल रहा है, उसके नेबर कंट्री में यहाँ भी तो रेवोल्यूशन आएगा। फिर अपने पड़ोस में कुछ हो रहा हो तो कुछ चेंज आ रहा है, दैट इज ऑल्सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, तो क्यों नहीं पड़ोसी भाई भी वो चेंज लाएगा। सिमिलरली हैपेंड हियर, फ्रांस का जो नेबर है बेल्जियम, उस टाइम बेल्जियम में भी थोड़ी चेंजेस होते हैं। बेल्जियम वॉज अर्लियर द टेरिटरी ऑफ यूके, ओके, यूनाइटेड किंगडम की रीजन में आता था ऑफ नीदरलैंड वाले में, राइट। लेकिन बेल्जियम में भी यहाँ चेंज आएगा एंड बेल्जियम विल नाउ गॉट अवे, अब वहाँ से फ्री हो जाएगा, उनकी जो रूल था यूके की रूल से निकल जाएगा, बेल्जियम विल बी फ्री। तो देखा कि फ्रांस में तो रेवोल्यूशन आ ही रहा है, ऑल्सो पीपल इन द नेबरहुड वर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रांस, राइट। इंस्पिरेशन लेके बेल्जियम भी अलग हो जाता है। नाउ फिर बात करते हैं हम एक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर क्या हुआ, अभी सब जगह की बात करेंगे, क्या कुछ हो रहा है, एज ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ हुआ और कैसे कैसे हुआ सब देखेंगे, नेबरहुड में भी देखेंगे, फ्रांस में भी देखेंगे। अब नाम से ही पता चल रहा है ग्रीक वॉर, ग्रीक वॉर मतलब कहाँ हो रहा है, ये ग्रीस में हो रहा होगा, राइट। तो ग्रीस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो ग्रीस है एज अ नेशन कहाँ लाई करता है, इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ, दिस इज यूरोपियन एंड दिस इज एशिया पार्ट, राइट। तो ऐसे कुछ बॉर्डर पे लाई करता है, यहाँ ग्रीस भी उसका कुछ पार्ट हमारा इन बॉर्डर पे लाई करता है। अब ग्रीस के साथ क्या प्रॉब्लम है, ग्रीस सपोज दिस इज ग्रीस, ओके, उसका एक पार्ट जो यूरोपियन साइड लगता है वहाँ तो है क्रिश्चियंस, और जो एशिया साइड लगता है वहाँ है इस्लाम, ओके, समझ गए होंगे। तो जो क्रिश्चियंस हैं वो ग्रीस को बहुत इंपॉर्टेंट जगह समझते हैं, क्योंकि उनका मानना है ग्रीस इज द क्रेडल फॉर यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ से यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सभ्यता का जन्म हुआ है ग्रीस से। अब इस्लाम भी यहाँ एज ए रिलीजन एग्जिस्ट करता है, तो इस्लाम वालों के लिए भी ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीस क्या है, दो रीजन के बॉर्डर पे है। दूसरा, यहाँ दो मेजर रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, सदर्न बॉर्डर पे हमारा इस्लाम और नॉर्दर्न बॉर्डर पे हमारी क्रिश्चियनिटी। सो अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कौन सी प्लेस को कहा जाता है, आंसर इज ग्रीस। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है बच्चों, मार्क कर लेना बुक में, ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं, इट इज ग्रीस, ओके। और कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते नहीं है, उन्होंने सोचा ऐसा तो ग्रीस के बारे में तो कोई कहानी नहीं आई थी, तो क्या होगा, ये तो फ्रांस का पार्ट होगा, और उसमें फ्रांस लिख देते हैं, राइट। तो ऐसी मिस्टेक हमें नहीं करनी है, टेक द अटमोस्ट केयर ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। सो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है, ग्रीस, राइट। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पोएट आते हैं जो कि यूके से थे, पोएट लॉर्ड बायरन। इन्होंने बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखी, अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया, तो इनका भी काफ़ी रोल रहा। एंड ऑल्सो एट दिस टाइम द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइंड इन 1832। तो ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या थी, एक तो ये याद रखना है दैट इट वाज साइंड इन द ईयर ऑफ 1832, ओके। अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ग्रीस की, दैट दो रीजन है, यहाँ क्रिश्चियनिटी है और यहाँ इस्लाम है, राइट। तो बहुत ज़्यादा पहले ये मतलब यहाँ एक ऑटोमन एम्पायर का रूल भी था, लेकिन फिर काफ़ी फाइट चलती है, वॉर होते हैं, भी कौन इस पे रूल करेगा। फिर फाइनली एज यू ऑल नो, हर वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन हो जाती है, भाई एक कंसेंसस पे पहुंच जाते हैं, मिलजुल कर एक चीज़ निकाल लेते हैं जिसपे सब लोग अग्री करेंगे। देयरफॉर सिमिलरली ऐसे ही जो स्टोरी ऑफ ग्रीस है, यहाँ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है, जिसके हिसाब से वो लोग कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, राइट। सो अभी आपने देखा एज ऑफ रेवोल्यूशन में कि फ्रांस में अपहीवल हुआ, फ्रांस से फिर क्या हुआ, बेल्जियम में पहुंचे, बेल्जियम से हम कहाँ पहुंचे, ग्रीस में पहुंचे, राइट। सो आपने देखा कि ये एज ऑफ रेवोल्यूशन कैसे कैसे स्प्रेड हो रहा था, नॉट ओनली इन द रीजन ऑफ फ्रांस बट ऑल्सो इन द नेबरिंग रीजन।
Therefore, it is called as Age of Revolution, which is बेसिकली ये जो 10 इंपॉर्टेंट ईयर है फ्रॉम 1838 टू 1848, दिस टाइम पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रेवोल्यूशन, की सब जगह चेंज आ रहा था, सब चल ही रहा था। तो उसके बाद आता है रेवोल्यूशनरी की बाद हम बात करते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। ओके बच्चों, रोमांटिक इमेजिनेशन, यहाँ कोई हीरो हीरोइन की बात नहीं कर रहे हम। ओके, दिस इज हिस्ट्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो यहाँ हमारी रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, हमारे किसी भी देश को नेशन के टर्म्स में है, राइट। एक ब्यूटीफुल पीसफुल नेशन कैसे बनेगा, उसके रिगार्डिंग जो इमेजिनेशन थी उसको हमने यहाँ टर्म किया है रोमांटिक इमेजिनेशन। ओके, खुश नहीं होना है टाइटल देख के, भाई पता नहीं किस हीरो हीरोइन की हम कहानी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इस टाइम की। ये जो टाइम पीरियड था इसको हम बोलते हैं एज ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या, ये एक फिर से ISM लग गया, मतलब एक आइडियोलॉजी है। ओके, इस आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और सब देखेंगे क्या होगा। बेसिकली जो भी कहीं का भी कोई कल्चर है, ओके भाई, रोल ऑफ कल्चर क्या रहता है इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। भाई क्या लोगों की वो जो पुराना कल्चर है, सभ्यता है वहाँ की, वो क्या चीज़ रोल प्ले करती है कि जिससे कि एक आइडिया ऑफ नेशन निकल के आता है। आज के अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, देयर आर सेवरल मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट। सबकी हर नेशन वाइज अलग अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग सिस्टम है, सब चीज़, राइट। तो क्या कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग द आइडिया ऑफ अ नेशन, वो देखेंगे। एंड ऑल्सो कैसे आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक ऑल्सो हेल्प द पीपल एट दैट टाइम इन एक्सप्रेसिंग अपने इमोशन, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, एंड फाइनली शेप्ड देयर फीलिंग, और उनकी फीलिंग्स को एक शेप देना। और किस चीज़ के अंदर शेप देंगे, इन द आइडिया ऑफ अ नेशन। भाई एक अलग देश बनने के लिए कैसे इंस्पिरेशन मिलेगी उन लोगों को। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रोमांटिसिज्म। जो मैंने बताया है पीछे ISM लगता है, तो वो क्या हो जाती है, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब लोगों की थिंकिंग इन व्हाट दे आर बिलीविंग इन, राइट, उनकी थिंकिंग क्या है, राइट। तो रोमांटिसिज्म क्या बिलीव करता है, ये बिलीव करती थी, ये आइडियोलॉजी या थिंकिंग बिलीव करती थी दैट वन शुड फोकस ऑन द कल्चर, कल्चर पे ध्यान लगाओ, आर्ट फॉर्म्स को पे ध्यान लगाओ, जिससे क्या होगा कि ग्लोरिफिकेशन होगी। भाई एक चीज़ फेमस होगी, उसकी लोग बातें करेंगे, उस चीज़ के लिए वो चीज़ जानी जाएगी, एंड देयरफॉर एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन निकल के आएगा। आई होप द आइडियोलॉजी ऑफ रोमांटिसिज्म इज क्लियर टू यू ऑल। अब इसके अंदर रोमांटिसिज्म की एज है, तो अब जो यहाँ आर्टिस्ट होंगे, जो लोग होंगे जो इस थिंकिंग में, आइडियोलॉजी में बिलीव करते होंगे, उनको हम बोलेंगे द रोमांटिक आर्टिस्ट। अब क्या हो रहा था इस टाइम पे, क्या था, जो साइंस थी, साइंस एज अ सब्जेक्ट, एज अ थ्योरी, एज अ कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी। तो जो ये रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो रोमांटिक आर्टिस्ट मतलब जो रोमांटिसिज्म में बिलीव करते थे, जो चाहते थे कि एक नेशनल फीलिंग डेवलप की जाए लोगों के अंदर थ्रू द कल्चर, द आर्ट, द डांस फॉर्म एक्सेट्रा, इन सबको मिला के एक नेशनल फीलिंग डेवलप करो। ओके, तो ये रोमांटिक आर्टिस्ट बोलते थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ रीजन एंड साइंस की बात कर रहे हो। साइंस जो तुम सब्जेक्ट पढ़ते हो वो भी बड़ी फेमस हो रही थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला व्हाई ओनली वी आर डिस्कसिंग एंड ग्लोरीफाइंग द रीजन एंड द साइंस, व्हाट बिहाइंड द सीन ऑफ मेकिंग और डेवलपिंग द नेशनल फीलिंग। हम क्यों नहीं किसी नेशन की बात करते, क्यों नहीं कोई हम नेशनल फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। तो रोमांटिक आर्टिस्ट ने बड़े ज़्यादा अवेयरनेस दिखाई और साइंस और रीज़न को क्रिटिसाइज किया। ओके, ऑल्सो दे फोकस्ड ऑन, उन्होंने बोला जो फोक डांस है, जो उनका पुराना कल्चरल डांस है, सॉन्ग्स है, पोइट्री है, सेवरल ऐसे आर्ट फॉर्म्स लेके आओ जिससे हमारी एक जगह को ग्लोरिफिकेशन मिले, जिसकी वजह से ये जगह जानी जाए, राइट। देयरफॉर दिस वाज ऑल अबाउट रोमांटिसिज्म, रोमांटिक आर्टिस्ट, the romantic imagination and the feeling of nationalism. Okay, लोगों के अंदर nationalism की feeling को जगाना, उनको as a concept nation together लेके आना, right?
सो अब यहाँ बुक में एक एग्जाम्पल दिया है पोलैंड। जब मैं पोलैंड की बात करती हूँ, ये मत सोचना पोलैंड कहाँ से आ गया है। याद करो जब हमारी ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम में सेवरल रीजन्स वर अगेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड, काफ़ी सारी पावर चेंज हुई थी, रीजन में बांट दिया गया था, कुछ रीजन ऑस्ट्रिया के अंडर आया था। याद है आपको? अगर नहीं है तो प्लीज़ गो बैक एंड सी द प्रीवियस वीडियो, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। तो ऐसे ही पोलैंड, जो पोलैंड है उसकी भी डिवीजन हो गई थी। कुछ रीजन कहीं आ रहा था किसी के अंडर, कुछ रीजन किसी और के रूल के अंडर था। तो पोलैंड में क्या देखा गया इस टाइम में, ये कैरोल कुरपुंस्की यूज्ड ओपरास, म्यूजिक, फोक डांस टू सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल एंड नेशनल सिंबल। पोलैंड क्योंकि डिफरेंट रीजन में ऐसे बटा हुआ था, तो कैरोल कुरपुंस्की ने ऐसे आर्ट फॉर्म्स का यूज़ किया। ओपरा क्या है? एक म्यूजिक सुनना। ओपरा क्या है? बड़ा ही पीसफुल म्यूजिक रहता है और सब लोगों को टेस्ट नहीं होता है ओपरा का, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये यूज़ करते थे ओपरा या म्यूजिक फॉर्म्स वगैरह, ठीक है, डांस के थ्रू, ताकि वो नेशनल स्ट्रगल जो पोलैंड में हुआ है उसको सेलिब्रेट कर सके एंड ऑल्सो नेशनल सिंबल बना सके, लोगों के अंदर ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको जगा सके, राइट। जो पोलैंड है इट वॉज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया, रशिया के अंडर आया था वो, ओके। तो इस टाइम पे लोगों ने लैंग्वेज यूज़ करना शुरू की। पोलैंड की लैंग्वेज थी पॉलिश, ओके, उन्होंने अपनी पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करना शुरू किया सो दैट लोगों के अंदर पोलैंड के लिए अलग से एक फीलिंग रहे, एक नेशन का कॉन्सेप्ट जागे, ताकि कल को लोग एज अ नेशन, एज अ पोलैंड को भी कंसिडर करें, ये नहीं कि हम अंडर द टेरिटरी ऑफ रशिया ही रह जाएं। So therefore they stand against the use of Russian language. तब पोलैंड रशिया के अंडर आया था, तो रशियन ने क्या किया? द इम्पोजिशन ऑफ रशियन लैंग्वेज ओवर द पोलैंड, उन्होंने अपनी लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज कर दी। भाई आज से जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो रशियन है, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, ऑफिसेज हैं, सब जगह रशियन लैंग्वेज का यूज़ होगा। बट व्हाट हैपेंड हियर, ताकि लोगों के अंदर क्या रहे, नेशनलिज्म की फीलिंग रहे टुवर्ड्स देयर नेशन पोलैंड, दे स्टार्टेड यूजिंग द पोलिश लैंग्वेज एज अ मोड ऑफ स्ट्रगल। एक स्ट्रगल की तरह उन्होंने यूज़ करना शुरू किया पॉलिश लैंग्वेज को, ताकि वो अपना गुस्सा दिखा सके, अपना एंगर दिखा सके अगेंस्ट द रशियन लैंग्वेज, ओके। सो गाइस दिस इज द एग्जाम्पल। हमने पोलैंड का एग्जाम्पल क्यों किया है? इसलिए किया है कि आपको पता चले कि ये जो हमारा कल्चर है, डांस है, फोक है, म्यूजिक है, आर्ट फॉर्म है किसी भी तरह का, दैट ऑल ऑफ दिस थिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग और in preserving the nationalism feeling in the population of a particular region. अगर मैं अपनी इंडिया की बात करूँ, हमारा नहीं है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल लैंग्वेज है, सब चीज़ें हैं हमारी, राइट। तो उससे क्या है, अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप रहती है और बरकरार रहती है लोगों के अंदर, राइट। सो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। विल बी डूइंग दिस चैप्टर इन पार्ट। So guys, thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and soon I'll be posting the next part of this chapter. Till then, do not forget to watch all the previous parts, and also guys, like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you so much.